स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक राजस्थान का जिला, जैसे कि मैंने कहा अजमेर शहर की ये कहानी है, जहाँ पे 1987 से लेकर 1992 के बीच लमसम 250 लड़कियों का यहाँ पे शोषण किया जाता है। अब देखिए 250 लड़कियाँ तो सिर्फ कागज़ पे लिखी हुई हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी लड़कियों की जो है यहाँ पे शोषण किया गया था। वो चीज़ यहाँ पुख्ता सबूत के साथ तो नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता सिर्फ 250 ही लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। अब देखिए इसमें बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, उनका हाथ इनके पीछे ऐसा था बताया जाता है। कहानी में दो किरदार मुख्य हैं यहाँ पे, एक तो माधव जो कि एक पत्रकार है और एक मोहन जो दूसरी पत्रकार है, और एक मोहन जिससे माधव जिससे प्यार करता था एक लड़की है और उसका पुलिस इंस्पेक्टर बाप है। ठीक है, ये इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी सुनती है। कहानी जब स्टार्ट होती है यहाँ पे अजमेर शहर के एक सीन दर्शाया जाता है जहाँ में लड़कियों का शोषण हो रहा होता है और स्टोरी वहाँ से शुरू की जाती है। ये देखिए काफ़ी पहले से ये चीज़ें चल रही थी। नाम है पिक्चर का क्या, अजमेर 92। ठीक है, 1987 से भी ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन 92 क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे एक पत्रकार जिसका नाम है माधव, उसने जब इस केस का खुलासा किया तब से इस स्टोरी को यहाँ पे दिखाना शुरू किया गया। तो अजमेर शहर में एक लड़की का यहाँ पे शोषण होता है, स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। वो लड़की अपने घर पे अपने माँ से जाके बताती है चीज़ों को, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती है, कोई मदद नहीं करती है, तो उसको बेबस होकर जो है फांसी लगाना पड़ जाता है। और दूसरे सुबह माधव जो कि एक अखबार एक पत्रकार है, वो जाके इस चीज़ को अखबार में छाप देता है और वहाँ से ये न्यूज़ निकल के आती है कि हाँ अजमेर में ऐसा हो रहा है। और वो छाप देता है कि ये चीज़ एक लफ्ज़ियात है, क्योंकि जो यहाँ पे शोषण हुआ था वो किसी मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और प्रेस पे जाके ईंट और पत्थर मारने लगते हैं। अब देखिए ईंट पत्थर मारने की वजह से वहाँ पे जो प्रेस का मैनेजर था वो डर जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है और उनको कहता है कि आज से ये चीज़ें नहीं होने वाली है। अब देखिए पुलिस इंस्पेक्टर माधव को जाके ये चीज़ कहता है, जो माधव पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है, उनसे पूछता है कि इंस्पेक्टर साहब आपने अभी तक इसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। तो इंस्पेक्टर यहाँ पे ये चीज़ कह के उसको मना कर देते हैं या मुंह मोड़ लेते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उस समय आपको बता दें अजमेर में पुलिस भी इस केस में आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, वो भी इसमें कुछ नहीं करना चाहती थी। यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि लड़की पेट से थी, जो कि फॉरेंसिक में ये जाँच में से सामने निकल के आई है, तो इसका मतलब ये होता है कि लड़की खुद ब खुद अपने मन से वहाँ पे गई हुई थी, तो इसमें कोई केस ही नहीं बनता। इधर महिला प्रदर्शन जो कि एनजीओज वाले थे वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस स्टेशन पे आके वो लोग चिल्लाते रहते, धरना करते रहते हैं, और जहाँ पे इंस्पेक्टर निकल के आते हैं और कहते हैं, उनको इसी बात से करके चुप करा देते हैं कि यहाँ पे फॉरेंसिक में ये चीज़ निकला है कि 1 महीने की वो प्रेग्नेंट थी और अपने मन से, इसका मतलब वो गई थी और इसमें लड़की की गलती थी, उनके माँ बाप का नाम आप लोग बदनाम मत करिए, ये धरना प्रदर्शन बंद करिए। यही कह के वहाँ से पुलिस जो है उनको चुप करवा देती है। कहानी आगे बढ़ती है धीरे धीरे। यहीं पे एक दूसरे प्रेस का पत्रकार जिसका नाम मोहन है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था आपसे। अब देखिए मोहन को कहीं ना कहीं से अपने दोस्त से, जो कि दोस्त उसका आपको बता दें एक स्टूडियो में काम करता होता है। अजमेर में पूरे एक ही स्टूडियो उस समय था और उस स्टूडियो के लड़के से उसकी दोस्ती थी, जहाँ से उसको कुछ फ़ोटोज़ मिल जाती थी। ठीक है, तो कुछ फ़ोटोज़ ऐसे उसके हाथ लगी कि जहाँ पे नंगी लड़कियों की जो न्यूड फ़ोटोज़ थी लड़कियों की, वहाँ उसको फ़ोटोज़ मिली। तो यहाँ पर इसने इसका गलत इस्तेमाल किया और इसने न्यूज़पेपर में वो लड़कियों की फ़ोटोज़ को छापने लगा और वहाँ पर ये चीज़ इसने फ़ोटोज़ में निकाला कि लड़कियाँ शहर को कर रही हैं शमशार गंदा, कह सकते हैं आप। यहाँ से लड़कियों को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि मैं तुम्हारी पूरी फ़ोटो यहाँ पे छाप सकता हूँ, और उनसे पैसे की डिमांड करने लगा। इसी में एक लड़की ने पुलिस केस कर दिया इन सबको लेकर उस पत्रकार के ऊपर, लेकिन उसकी पहुँच जो है ऊपर से थी, या कह सकते हैं कोई ऊपरी आदमी उसके जो है बेल करवा दिया उसके जेल की एक तरीके से। और यहाँ पे जो पत्रकार माधव था, इनकी भी कोई एक निजी ज़िंदगी भी यहाँ पे पीछे पीछे दिखाई जा रही है, जहाँ उसके पापा हमेशा उसको डांटते रहते हैं और कहते रहते हैं कि तू नाक कटा रहा है, ये सब क्या कर रहा है, ये जो पत्रकारिता है इसको आप छोड़ दो, जो है इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन माधव जो था वो इस चीज़ का पर्दाफाश करना चाहता था। इसमें कई बार मोहन को ये सब करने से मना भी किया, लेकिन इसमें बात नहीं बनी, चूँकि माधव था दूसरे मोहन पत्रकार को ये सब करने से मना भी किया था, लेकिन इसमें कोई बात नहीं। इधर मोहन तो जेल से छूट जाता है और लड़की ने भी अपना केस जो है यहाँ पे वापस ले लिया है। तो मोहन को एक चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आता है कि लड़की ने केस वापस क्यों ले लिया है, और ऐसा लग रहा है कि लड़की को कोई जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। ऐसा वो अपने दोस्त से बैठ के रात में बात कर रहा होता है। फिर वो उसी रात जो है जब कार से अपने घर वापस लौट रहा होता है, तो उसके ऊपर एक अटैक होता है, गोलियां बरसाई जाती हैं उसको, गोलियों से जो है उसके ऊपर अटैक किया जाता है। माधव काफ़ी डर जाता है, क्योंकि मोहन था एक्चुअल में, मोहन डर जाता है और वो माधव से जाके मिलता है दूसरे दिन और माधव को बताता है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है और इसके पीछे लगता है किसी बड़े आदमी का हाथ था और उसी ने ही मेरी बेल भी करवाई थी। तो हम लोग मिलकर ये काम करते हैं और इस केस को सुलझाते हैं। लेकिन माधव इस चीज़ से मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। इधर मोहन प्रयास में लगा था एक
रिटायर्ड डीआईजी के भी पास जाता है मदद मांगने के लिए, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता है। फिर एक रात वह माधव से मिलने जा ही रहा होता है और रास्ते में माधव को बुलाता है और जैसे ही कार से उतरता है दूसरी तरफ से एक वैन आती है, उसमें से कुछ लोग निकलते हैं और उसको चाकू से हमला करके उसके पेट में आके निकल जाते हैं। अब वहाँ पे माधव मौजूद थे और माधव का दोस्त भी मौजूद था, तो मोहन को लेके जाते हैं अस्पताल वगैरह, एडमिट करवा देते हैं। दूसरी सभा यहाँ पे एक और केस निकल के आता है कि जो लड़की ने जो है यहाँ पे केस वापस लिया था वो कॉलेज की बिल्डिंग से कूद कर सुसाइड कर लेती है। माधव वहाँ पहुँचता है और पुलिस इंस्पेक्टर से पूछता है कि साहब ये चीज़ कैसे हुई और आपने कोई कार्रवाई नहीं की थी, अब देखिए ये क्या हालत यहाँ पे हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर। लेकिन इंस्पेक्टर इस पर कुछ नहीं जवाब, कोई जवाब ही नहीं देते हैं, वहाँ से वो चले जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में मोहन को कुछ लोग एक साथ घुसते हैं और वहीं बेड पे ही उसको गोली मार देते हैं। यह खबर माधव को पता चलती है, तभी माधव पेपर में यह चीज़ छाप देता है कि मोहन की मौत और उस लड़की की मौत जो कि बिल्डिंग से कूदी थी कॉलेज की, इसमें कोई कनेक्शन। इस खबर से मुख्यमंत्री साहब पुलिस पर एक प्रेशर बनाते हैं, क्योंकि ये खबर काफ़ी ज़्यादा अजमेर में फैल चुकी थी और पुलिस पर प्रेशर बनाया जाता है कि केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। दूसरे दिन माधव को भी एक फ़ोन पर धमकी आती है कि पत्रकार साहब आप इन केस के बीच में ना पड़िए, अपनी सिर्फ पत्रकारिता देखिए। लेकिन माधव जो है फ़ोन रख देता है, कहता है कि मैं ये पत्रकारिता नहीं छोड़ूंगा और मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। और वो रात में जा रहा होता वापस अपने घर और उसी वैन से, जिस वैन से जो है यहाँ पे मोहन को चाकू मारी गई थी, उसी वैन से माधव को भी टक्कर मार दी जाती है, उसे डराने के लिए कि इस केस से वो दूर हो जाए। और उसके घर पर भी हमला होता है, उसके पिताजी माताजी जहाँ पे घायल हो जाते हैं। सुबह होती है, तभी कॉलेज की 4 लड़कियां फिर से सुसाइड करती हैं उस बिल्डिंग से। कॉलेज में एनजीओज की लड़कियां धरना प्रदर्शन फिर करती हैं, इस कॉलेज को बंद करो, पुलिस प्रशासन हाय है, इस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन भी किए जाते हैं। इधर माधव और उसके दोस्त शिबू मोहन के ऑफिस रात में चोरी छुपे जाते हैं उस सबूत को देखने के लिए जो मोहन ने एक बार जिक्र किया था माधव से मिलकर काम करने के लिए। इधर पत्रकार जो माधव है उसका एक लड़की के साथ जो है यहाँ पे प्यार का सीन चल रहा है, उसका भी एक अफेयर चल रहा है, कहने का मतलब पीछे पीछे उसकी भी सीन चल रही है, जिसमें लड़की का नाम है गीता। और कुछ दिनों से मोहन से नहीं मिल रही है, इसी वजह से मोहन उसको कहीं अकेले में बुलाता है और उससे पूछता है क्या बात है, तुम मुझसे मिल भी नहीं रही हो और तुम्हारे कॉलेज की लड़कियाँ क्यों सुसाइड कर रही हैं। तो रोते हुए बताती है कि एक दिन प्रिंसिपल ने अटेंडेंस की वजह से पापा को बुलाने के लिए कहा था, जिससे मैं काफ़ी डर गई थी। तो मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम था आयत, उसने मुझे कहा कि मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो तुम्हारा काम कर सकता है, और वह मुझे एक अध्यक्ष जी के पास लेके गई जिसका नाम था याकूब। वो घर पर नहीं थे पर उन्होंने फार्म हाउस पर बुलाया और आयत मेरे साथ नहीं गई और अध्यक्ष ने मेरा वहाँ पे फार्म हाउस पर रेप किया। और जब मैंने घर पर बताया तो माँ ने कहा दोबारा मुँह मत खोलना। यह वही लड़की है जिसके पिताजी इंस्पेक्टर हैं और यह वही लड़की है जो कि पत्रकार जिससे प्यार। आगे वो बताती है कि रोज़ फ़ोन आता है और रोज़ बुलाया जाता है और कहा जाता है कि अपनी किसी नई सहेली को लेके आओ, नहीं तो यहाँ पे तुम्हारी फ़ोटोज़ को लीक कर दिया जाएगा। और ऐसे ऐसे कई सहेलियों का यहाँ पे बलात्कार हुआ है, शोषण हुआ है और उन्होंने सुसाइड कर लिया है। ये सब कुछ बताने के बाद वह रोने लगती है और माधव उसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और उन लोगों को भी मैं यहाँ पे पकड़वाऊंगा। पुलिस इंस्पेक्टर और माधव एक साथ बैठ के इस चीज़ पे चर्चा करते हैं और वो डीआईजी के पास जाते हैं। ये वही डीआईजी है जो कि यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं। उनसे मदद मांगते हैं कि उनका साथ दें और वो मान जाते हैं और एक पुराना केस ओपन करते हैं डीआईजी साहब, उस लड़की का जिसका रेप 1987 में हुआ था। और धमकी और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से डीआईजी साहब जो है यहाँ पे उनको केस ये चीज़ बंद करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे डीआईजी उस लड़की को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि केस रीओपन करना चाहिए हमको, तभी सबको इंसाफ मिलेगा। और वो लड़की भी यहाँ पे मान जाती है और कुछ दस्तावेजों पे साइन भी कर देती है केस को रीओपन करने के लिए। डीआईजी और इंस्पेक्टर मिनिस्टर के पास जाकर परमिशन लेते हैं केस की छानबीन करने के लिए। मिनिस्टर भी उनका साथ दे देते हैं। पर दूसरी तरफ याकूब यानी कि अध्यक्ष मिनिस्टर के पास आकर केस बंद करने की बात करता और फिर से चुनाव जिताने की लालच देता है, लेकिन मिनिस्टर नहीं मानते हैं। अब माधव एविडेंस के लिए उसके दोस्त का इस्तेमाल करता है, जो कि लैब में एक लड़का था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कि मोहन का दोस्त था। तो उस लड़के से ये मिलते हैं और मोहन से संपर्क करते हैं और उनसे बात करते हैं कि तुम हमारी मदद करो, जिससे जो है इस चीज़ों का यहाँ पे पर्दाफाश किया जा सके, इसके पीछे कौन कौन है। तो यहाँ पे जो लड़का था, लैब वाला लड़का था, उसने जो है इन पर मदद किया। और जो बलात्कारी थे, जिसका कहने का मतलब याकूब जो कि यहाँ पे अध्यक्ष था, अनीस उसका भाई था, महबूब उसका भाई था, तो इनकी सारी फोटोज़ मांगता है और वह उसको दे देता है। और दूसरे ही दिन माधव न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें छाप देता है कि याकूब, अनीस, महबूब, अंसारी ने किया लड़कियों के साथ बलात्कार और ब्लैकमेल कर किया खुदकुशी करने के लिए मजबूर। इस खबर से पूरे अजमेर में मोर्चा निकल जाता है इन लोगों के खिलाफ कि इनको फांसी दी जाए, इनका पुतला भी जलाया जाता है।
शहर में दंगा होने लगता है, उसके कारण धारा 144 भी लागू कर दी जाती है। मतलब यहाँ पे कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है। कर्फ्यू में क्या होता है कि किसी को कहीं आने जाने नहीं दिया जाता, सारी दुकानें सब कुछ बंद कर दिया जाता है। याकूब यहाँ चाल चलता है कि वह पागल होने की एक्टिंग करने लगता है कि उसकी मेंटल फिटनेस सही नहीं है, और फर्जी मेडिकल भी यहाँ पे बनवा लेता है। डलई से सपोर्ट न मिलने पर उसे सरेंडर करना पड़ता है पुलिस के पास। पुलिस उससे कबूलनामा पर साइन भी करवा लेती है, और कोर्ट की सुनवाई में याकूब की हालत देख और 26 लड़कियों के परिवार के अब्सेंट होने की वजह से जो है यहाँ पे कोर्ट ने केस को 2 दिन और बढ़ा दिया और 2 दिन आगे की हियरिंग यहाँ पे दे देता है। दूसरे दिन पता चलता है कि सबने अपने अपने घरों पे ताला लगा के कहीं बाहर चले गए हैं, क्योंकि कोई गवाही नहीं देना चाहता था। काफ़ी लोग डर चुके थे और केस में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। कोई सबूत ना मिलने पर जो पत्रकार माधव था वो काफ़ी दुखी हो जाता है यहाँ पे, और दूसरे दिन उसके पास कोई चारा नहीं बचता है तो जो फोटोज़ उसने मंगवाई थी उस लैब वाले लड़की से, वो सारी फोटोज़ जो है कोर्ट में प्रेजेंट कर देता है, पेश कर देता है। और याकूब के ड्राइवर यानी कि पुरुषोत्तम था, उसको भी जो यहाँ पे सरकारी गवाह बनाया जाता है, जिससे हिंदू मुस्लिम की हिंसा ना हो। ये सारी चीज़ें इन लोगों के द्वारा प्लान की जाती हैं। फिर अपना फैसला जो है कोर्ट सुनाती है, जिसमें सभी आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा मिलती है। याकूब को पागल खाने में रखने की यहाँ पे बात की जाती है कि इसकी मेंटल सही नहीं है और यहाँ पे इसको पागल खाने में रखा जाए, इसका इलाज करा जाए पुलिस के समकक्ष। फिर यहाँ पे सीन खत्म हो जाती है और 2 साल बाद पुरुषोत्तम जब जेल से निकलता है तो उसका मर्डर हो जाता है, और इससे ये शंका लगाई जाती है कि याकूब के जो दोनों भाई हैं अभी भी एक्टिव हैं इन केस में। और लास्ट में दिखाया जाता है कि याकूब छूट गया है, उसकी जो हालत थी वो ठीक हो गई है, और सेंट्रल में सरकार भी बना लिया उसने, और अपने भाइयों को एक फ़ोन पर बात करते हुए कहता है कि जलाकर मार दो सबको, जो काम दिया है उसे पूरा करो। और यहीं पर एक सस्पेंस की म्यूज़िक के साथ मूवी खत्म होती है। लेकिन अजमेर में शोषण का जो खात्मा था वो खत्म अभी नहीं हुआ है। ये चीज़ जो है निष्कर्ष निकलता है इस मूवी से। अभी भी हो सकता है कि इसकी पार्ट 2 आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे अभी याकूब और उसके दोनों भाई एक्टिव हैं, याकूब की सरकार भी बन चुकी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी भी एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे इस केस को इस फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से 250 लड़कियों के साथ शोषण हुआ था, और किस तरीके से प्रशासन ने भी इस पे प्रयास किया, इस पे जो है कोशिश किया कि निष्पक्ष सब कुछ हो पाए और उन लोगों को फांसी मिल पाए। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने चाल चल के पासाई पलट दिया। और अब देखते हैं, देखने वाली बात ये है कि पार्ट 2 इसकी बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि इसमें कई सारी स्टोरीज अभी बाकी रह गई हैं जो कि पार्ट 2 में दिखाई जा सकती हैं। स्टोरी आपको कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और कोई अगर अभी भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए और फिल्मी बातों के लिए हमें जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं आप। जय हिंद।